कहानी की शुरुआत होती है पहाड़ की चोटी पर बैठे एक 55 साल के बूढ़े स्नाइपर से। सफेद बाल और चेहरे की झुर्रियां देखकर उसे कमजोर मत समझना, क्योंकि उसकी आंखों में अपने बेटे की मौत का बदला लेने का वो जुनून था जो पूरे शहर को जला सकता है। उसने दूरबीन से देखा कि उसके दुश्मन का काफिला करीब आ रहा है, इसलिए वो तुरंत गाड़ी के नीचे बनी एक सुरंग में मौत बनकर दुपक गया। जिसके बाद जैसे ही दुश्मन गेट पर पहुंचे, उसने अपनी बंदूक अपने दुश्मन पर तान दी। उसका निशाना बिल्कुल पक्का था, लेकिन तभी अचानक एक बंदूक उसकी कनपट्टी पर आ टिकी। दुश्मन को उसके ठिकाने का पता चल गया था और वो उसको जान से मारने वाले थे। आगे क्या होगा ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है, ये बूढ़ा आदमी कौन है। दरअसल इसका नाम कॉक्समैन है, जो नॉर्थर्न यूरोप के एक छोटे से शहर में स्नो हटाने का काम करता है ताकि लोग रोड्स पे आसानी से आ जा सके। उसका घर बर्फ से ढके पहाड़ों पर है, जहाँ वो अपनी बीवी और बेटे के साथ खुशी खुशी रहता था। कॉक्समैन अपने काम के प्रति इतना समर्पित था कि उसे शहर के बेस्ट सिटीजन के अवार्ड से भी नवाजा गया। हालांकि इस ईमानदार और सरल इंसान को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में कितनी भयानक घटना होने वाली है। दरअसल उसका बेटा काइल एक एयरपोर्ट पर ग्राउंड सर्विस एम्प्लॉय के तौर पर काम करता था। एक रात जब वो ब्रेक रूम में अपना काम खत्म करने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक वहाँ एक बंदूकधारी शख्स आ धमका, जिसके अगले ही पल उसके कुछ नकाबपोश बदमाशों ने काइल को घसीटते हुए एक वैन में डाल दिया। उस वैन में काइल के साथ उसका एक साथी डैरिन भी मौजूद था। इसके बाद वो वैन तेजी से वहाँ से निकल गई। काइल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्यों पकड़ा गया है, पर तभी उस गैंग ने उसे जबरदस्ती एक हाई डोज ड्रग लेने पर मजबूर किया। इसी बीच जब गैंग का ध्यान भटका, तब फायदा उठाते हुए डैरिन ने वैन का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। इसके बाद वैन तुरंत रुकी और उसमें से एक सफेद बालों वाला आदमी बाहर निकला, जिसने भागते हुए डैरिन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से वो निशाना नहीं लगा पाया और डैरिन किस्मत से वहां से बच निकला। अगली सुबह जब वो वैन शहर के बीचों बीच पहुंची, तो बदमाशों ने बेहोश काइल को एक बेंच पर लिटा दिया, जहां मौजूद लोगों को शक न हो इसलिए उन्होंने वहां बैठकर आपस में कुछ देर बातें करने का नाटक किया और फिर काइल को वहीं छोड़कर चले गए। सच तो ये था कि वो बेचारा नौजवान काफी देर पहले ही दम तोड़ चुका था। इसके थोड़ी देर बाद जब कॉक्समैन और उसकी वाइफ ने मुर्दाघर जाकर अपने बेटे की लाश देखी, तो वो दोनों गहरे दुख में डूब गए। दोनों इतने सदमे में थे कि मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकल रहा था। उसी दौरान पास बैठे पुलिस चीफ ने बताया कि काइल की मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है। ये बात सुनते ही कॉक्समैन और उसकी वाइफ के होश उड़ गए। कॉक्समैन को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बेटा कभी नशा नहीं करता। खैर, अभी बेटे की इस मौत ने पति पत्नी के रिश्ते में दरार पैदा कर दी और कॉक्समैन की वाइफ ने कॉक्समैन पर अपने बेटे को ना समझने का इल्जाम लगाया। इस पर कॉक्समैन ने पलटकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस वक्त वो ना तो कुछ समझना चाहता था और ना ही बहस करने के मूड में था। वो बस खामोशी से सब कुछ सहता रहा। उसका दिल अब बर्फीली पहाड़ी की तरह ठंडी हवा जैसा हो चुका था, बिल्कुल ठंडा, सुन और गर्माहट से कोसों दूर। अभी कुछ सोचते हुए वो आधी रात को वापस बर्फ हटाने वाली गाड़ी की पार्किंग में आया, क्योंकि घर पर रहकर वो उन यादों का सामना नहीं करना चाहता था। वहाँ उसने एक पैक दारू पी और अपनी राइफल निकाल ली। उस पल वो बस एक गोली से इस अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहता था। पर तभी अचानक कोने से एक आहट हुई। एक खून से सना और उदास आदमी अलमारी के पीछे से रेंगता हुआ बाहर निकला, जिसे कॉक्समैन ने तुरंत पहचान लिया कि ये शख्स उसके बेटे का साथी डैरिन है। उस दौरान डैरिन बार बार कॉक्समैन से माफी मांगने लगा और आखिरकार उसने काइल की मौत का असली सच बताया। खुलासा हुआ कि डैरिन ने ही उस गैंग से ड्रग्स का एक बड़ा बैग चुराया था। जब गैंगस्टर्स ने उसे दबोचा, तो उन्होंने काइल को भी उसकी साजिश का हिस्सा समझकर पकड़ लिया। डैरिन तो उन्हें चकमा देकर निकल गया, लेकिन बेचारा काइल उनके हाथ चढ़ गया और मारा गया। ये सुनते ही कॉक्समैन ने गुस्से में उसके कॉलर को जकड़ लिया और उसे ये बताने पर मजबूर किया कि उसके बेटे का कातिल कौन है। तब डैरिन ने उसे गैंगस्टर स्पीडो का नाम और पता बताया, जो मिलते ही कॉक्समैन के दिल में बदले की आग भड़क उठी और वो बिना देर किए तुरंत अपनी गाड़ी निकालकर वहां से रवाना हो गया। खैर, इसके कुछ देर बाद वो एक भीड़ भाड़ वाले बार में पहुंचा और वहां एक सिक्योरिटी गार्ड की मदद से उसने आखिरकार स्पीडो को ढूंढ निकाला। ये वही दरिंदा था जिसने उसके बेटे को जहर का नशा दिया था। अभी स्पीडो को बार से निकलता देख कॉक्समैन ने उसका पीछा किया और उसके साथ लिफ्ट में दाखिल हो गया। वहाँ पर कॉक्समैन ने उससे कई सवाल पूछे, पर स्पीडो ने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। उसे लगा कि वो इस बूढ़े आदमी को डरा देगा, इसीलिए उसने अपनी पिस्टल निकाल ली। मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि अपने बेटे को खोने वाले बाप का गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। कॉक्समैन ने भी तुरंत उस पर हमला करा और एक भयानक लड़ाई के बाद कॉक्समैन ने स्पीडो को घसीटते हुए अपनी कार तक पहुंचाया। उसने स्पीडो का फोन खंगाला, जिससे उसे उसके बॉस के बारे में पता चला, जो एक वेडिंग ड्रेस की दुकान चलाया करता था। इसके बाद कॉक्समैन ने उसका गला दबाकर उसे खत्म कर दिया और उसकी लाश को पहाड़ के किनारे एक तेज बहते झरने में ले जाके डाल दिया।
इसके बाद जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ खामोश बैठी थी। उस पल कोक्समैन ने उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। काइल की मौत के बाद दोनों का रिश्ता लगभग खत्म ही हो चुका था। खैर, अब आधी रात के बाद कोक्समैन हमेशा की तरह पार्किंग में वापस गया। उस रात उसने अपनी राइफल के बैरल और स्टॉक को काट कर अलग कर दिया, ताकि वो उसे एक छोटी हैंडगन बनाकर आसानी से हमेशा अपने पास रख सके। जिसके बाद वो स्पीडो के बॉस की वेडिंग ड्रेस शो पर पहुंचा। दुकानदारी कर रहे मालिक ने जब इस बुजुर्ग को अंदर आते देखा तो वो फौरन समझ गया कि यह आदमी किसी गलत इरादे से आया है। वजह साफ थी, ऐसी जगह पर अक्सर महिलाएं या नौजवान ही आते हैं, पर ये बूढ़ा शख्स लगातार अपने कोट में कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। दुकान के मालिक ने कोक्समैन को थोड़ी देर रुकने को कहा, जब तक वो एक महिला कस्टमर को ड्रेस दे सके। लेकिन उस दौरान मालिक की नजर कोक्समैन के हर एक मूव पर थी। उसे लगा कि शायद ये कोई पुराना गैंगस्टर है। खैर, अभी जैसे ही वो महिला वहां से गई, कोक्समैन ने बिना वक्त गंवाए अपनी बंदूक के बट से मालिक पर इतना जोरदार वार किया कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। इससे मालिक समझ गया कि उसका आखिरी दिन नजदीक आ गया है, इसलिए मौत के डर से उस मालिक ने उन सारे ड्रग स्मगलर्स के नाम उगल दिए जो माल की सप्लाई करते थे। ये सभी लोग एक बड़े ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए थे। खैर, सब बताने के बाद मालिक ने गिड़गिड़ाते हुए कोक्समैन से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन कोक्समैन ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसका ताल्लुक उन ड्रग ट्रैफिकर्स से था जिन्होंने उसके बेटे को मारा है। और अब कोक्समैन किसी को बख्शने के इरादे में नहीं है। अभी उसकी लाश को भी कोक्समैन ने पुराने तरीके से ही ठिकाने लगाया, जिसके बाद कोक्समैन सीधा एयरपोर्ट पहुंचा, जहां वो उस ड्रग स्मगलर का इंतजार करने लगा। फिर उसके दिखाई देते ही कोक्समैन अपनी बर्फ हटाने वाली गाड़ी लगातार उसकी गाड़ी के पीछे चलाने लगा, जिससे एक सुनसान इलाके पर जाके उस आदमी को कोक्समैन पर शक हो गया। मगर उसी दौरान कोक्समैन ने अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी और थोड़ी देर बाद वो गाड़ी को लंबे रूट से घुमाकर वापस से उसी डीलर के एकदम सामने आ गया। पर अभी कोक्समैन ने उसे डायरेक्ट नहीं मारा, बल्कि वो अपनी गाड़ी से उतरा और उस तस्कर की कार के पास जा पहुंचा और उससे उसकी गाड़ी को पीछे करने को कहा। वहाँ बर्फ हटाने वाली गाड़ी से उसको चोट आ सकती थी। इस पर डीलर ने मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि सड़क काफी चौड़ी है और दोनों गाड़ियां साथ में निकल सकती हैं। पर अभी भी जब कोक्समैन ने उसकी बात नहीं सुनी तो डीलर समझ गया कि कहीं न कहीं कोक्समैन जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उस दौरान वैसे तो डीलर मामले को शांति से निपटाना चाहता था, क्योंकि उसकी कार में माल था जिसकी डिलीवरी उसे जल्दी ही करनी थी। लेकिन कोक्समैन के इरादे कुछ और ही थे। कोक्समैन ने उसको अचानक से मारना शुरू करा और तब तक लगातार मारता रहा जब तक उसकी नाक से खून नहीं निकलने लगा। कोक्समैन खुद थकान से हाँप रहा था, पर बदले की आग ऐसी थी कि वो उसके चेहरे पर घूंसे बरसाता रहा। वो जानना चाहता था कि इस पूरे खेल के पीछे असली दिमाग किसका है, लेकिन डीलर जानकारी देने के बजाय उल्टा उसका मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि असल में उसे लग रहा था कि कोक्समैन उसे जान से नहीं मारेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कोक्समैन उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। तब ठीक उसी वक्त कोक्समैन ने उसे शूट करके वहीं खत्म कर दिया। जिसके बाद कार की तलाशी लेने पर कोक्समैन को बहुत सारा माल मिला, जिसकी थैलियों को फाड़कर कोक्समैन ने सारा माल बर्फ पर बिखेर दिया और बाद में अपने घर चला गया। लेकिन आज उसकी वाइफ घर पर नहीं थी। असल में उसकी वाइफ अलमारी से अपने सारे कपड़े लेकर जा चुकी थी, लेकिन जाने से पहले उसने कोक्समैन के लिए एक खत छोड़ा था। लेकिन जब उसने उसे खोला तो वो महज एक खाली कागज निकला। इसका मतलब साफ था कि कोक्समैन की वाइफ और उसका रिश्ता इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि आखिरी समय में जाते हुए भी उसकी वाइफ के पास कोक्समैन को बोलने के लिए कुछ नहीं था। ये समझ आने पर कोक्समैन काफी ज्यादा टूट गया। खैर, अभी जैसे तैसे कोक्समैन ने खुद को संभाला, क्योंकि अगर वो कमजोर पड़ जाता तो अपने बेटे के कातिलों से कभी बदला नहीं ले पाता। अब डीलर के असली बॉस के बारे में जानने के लिए कोक्समैन गाड़ी चलाकर एक आलीशान विला में पहुंचा, जहां उसका भाई ब्रोक रहता था। ब्रोक किसी जमाने में एक खतरनाक गैंगस्टर हुआ करता था, इसलिए कोक्समैन उससे ये जानने आया था कि उसके बेटे की हत्या के पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है। इस बारे में ब्रोक पता लगाने के लिए फोन लेकर दूसरे कमरे में जाता है, जिस दौरान कोक्समैन लिविंग रूम में बैठी एक औरत को देख रहा था जो अपने नाखून काट रही थी। वो शायद ब्रोक के साथ रिलेशन में थी, लेकिन उसका बिहेवियर काफी अजीब था। खैर, अभी ब्रोक ने वापस आकर खुलासा किया कि काइल की हत्या के पीछे वाइकिंग नाम के एक ड्रग माफिया का हाथ है, जो शहर के सबसे बड़े ड्रग सिंडिकेट को कंट्रोल करता था। ये जानने के बाद भी कोक्समैन हर हाल में बदला लेना चाहता था, जिस पर ब्रोक ने उसे ऐसा करने से मना किया, क्योंकि वाइकिंग के पास बेहद खतरनाक गुंडे थे, जिस वजह से कोक्समैन जैसा एक साधारण बुजुर्ग उसके करीब भी नहीं पहुंच सकता था। इसीलिए अभी ब्रोक ने उसे इस काम के लिए किसी हिटमैन को हायर करने को कहा। दूसरी तरफ इस वक्त वाइकिंग गुस्से में पागल हो रहा था, क्योंकि उसके 3 लोग और 1 किलो ड्रग काफी समय से गायब थे। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसे अब तक ये नहीं पता था कि ये काम किसने किया है। वाइकिंग जो हर बात को बहुत गहराई से सोचता था,
उसे लगने लगा कि जो शख्स उस 3 लोगों को मार सकता है वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता। इसी वजह से अचानक उसके दिमाग में एक नेटिव अमेरिकन गैंग का ख्याल आया जो ड्रग्स के कारोबार में हमेशा उसका मुकाबला करता था। और अभी वाइकिंग को यकीन हो गया था कि ये तीनों कत्ल उसी गैंग ने करवाए हैं। इसलिए उसने तुरंत अपने 2 गुंडों को दुश्मनों को खत्म करने और ड्रग्स वापस लाने के लिए भेज दिया। तब वाइकिंग के गुंडे एयरपोर्ट की पार्किंग में घात लगाकर बैठ गए और अब जैसे ही एक नेटिव अमेरिकन शख्स फ्लाइट से उतरकर अपनी कार में बैठा, उन्होंने उसका पीछा शुरू कर दिया। वो उसे पकड़कर सीधा वाइकिंग के सामने ले आए, जहाँ बिना किसी पूछताछ या ज्यादा बातचीत के वाइकिंग ने अपनी बंदूक निकाल ली और उस शख्स को गोली मार दी। इसके बाद उसने लाश को गाँव के पास एक बोर्ड से बांधकर छोड़ दिया। मगर वाइकिंग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हरकत ने नेटिव अमेरिकन को काफी नाराज कर दिया है, क्योंकि जिस शख्स को वाइकिंग ने मारा था वो कोई मामूली गुंडा नहीं बल्कि उस गैंग के मुखिया का बेटा था। इसी बीच कोक्समैन को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसने अनजाने में 2 बड़े गैंग्स के बीच जंग छेड़ दी है। खैर अभी अपने भाई की मदद से उसे शहर में एक भाड़े का हत्यारा मिल गया। दोनों एक मोटल में मिले जहाँ कोक्समैन ने उस किलर के साथ $90,000 में सौदा तक किया। कोक्समैन ने उसे आधी रकम एडवांस में दी, पर तभी उस हत्यारे ने अचानक अपनी पिस्टल निकालकर कोक्समैन पर तान दी और ज्यादा पैसों की मांग करने लगा। तब कोई और रास्ता ना देखकर कोक्समैन को कैश का एक और ढेर उसके हवाले करना पड़ा, जिसके बाद उस हत्यारे ने काम पूरा करने का पक्का वादा किया और वहाँ से निकल गया। लेकिन वो हत्यारा ईमानदार नहीं निकला। वो सीधा वाइकिंग के घर जा पहुंचा और उसने बिना घुमा फिराकर बात करते हुए वाइकिंग से कहा कि किसी ने उसे मारने के लिए $90,000 दिए हैं और उसे किसी नेटिव अमेरिकन गैंग ने नहीं भेजा था। ये सुनकर वाइकिंग हैरान रह गया और हत्यारे ने उससे कहा कि अगर वाइकिंग उसे $90,000 दे तो वो शख्स का नाम बता देगा जिसने ये सुपारी दी है। इस पर वाइकिंग उस हत्यारे के लालच पर जोर से हंसा, क्योंकि वो दोनों तरफ से पैसे बटोर रहा था। ये पहली बार था जब किसी ने उसके सामने ऐसी हिम्मत दिखाई थी। खैर एक माफिया होने के नाते वाइकिंग को इस छोटी सी रकम से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उसने अपने आदमियों को पैसों का भुगतान करने का हुक्म दिया। रकम मिलते ही हत्यारे ने कोक्समैन का नाम बता दिया। तब नाम सुनते ही वाइकिंग का ध्यान तुरंत उस मोटे आदमी ब्रोक और कोक्समैन की तरफ गया, जो कभी अंडरवर्ल्ड में एक्टिव हुआ करते थे। हालांकि उसका इन लोगों से कभी कोई झगड़ा या ताल्लुक नहीं रहा था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्रोक उसे क्यों खत्म करना चाहता है। खैर अभी जैसे ही वो हत्यारा पैसों को लेकर जाने लगा, वाइकिंग ने अचानक उसे वापस बैठने का इशारा किया। इससे उस हत्यारे के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि अब उसकी मौत तय है। इतना बोलकर वाइकिंग ने घर के पर्दे ढक दिए और हत्यारे को मौत की नींद सुला दिया। इसी बीच कोक्समैन अपने घर पर बेचैनी से वाइकिंग के मरने की खबर का इंतजार कर रहा था। वो बार बार इंटरनेट पर वाइकिंग की मौत की खबर ढूंढ रहा था, पर वाइकिंग अभी भी जिंदा था और मजे से अपनी जिंदगी जी रहा था। अब वैसे कोक्समैन को ये पता नहीं था कि ना सिर्फ उसके पैसे डूब चुके हैं, बल्कि उसने अनजाने में अपने भाई की जान भी खतरे में डाल दी है। इधर अपने विला में बैठे ब्रोक ने जब एक कार को दरवाजे पर रुकते देखा तो वो समझ गया कि वाइकिंग खुद उसके सामने आ खड़ा हुआ है। उसे एहसास हो गया कि उसका वक्त पूरा हो चुका है। उसने आखिरी बार खिड़की के पास खड़ी अपनी गर्लफ्रेंड को देखा और फिर बिना डर के वाइकिंग की कार में जा बैठा। इस दौरान ब्रोक ने अपने छोटे भाई कोक्समैन को बचाने के लिए तीनों गुंडों की मौत का सारा इल्जाम अपने सर ले लिया और उन्हें मारने का कारण पुरानी दुश्मनी बताई, जिसके बाद ब्रोक को भी मौत के घाट उतार दिया गया। फिर कुछ दिन बाद जब कोक्समैन और वो महिला ब्रोक की कब्र के सामने खड़े थे, तभी उस महिला ने अचानक कब्र पर जोर से थूक दिया और एक गाली बड़बड़ाते हुए अपना सूटकेस लेकर वहां से चली गई। इसका मतलब वो बस ब्रोक के साथ पैसे के लिए थी। इससे कोक्समैन को अपने भाई के लिए भी काफी बुरा लगा। खैर अभी उसे अब यह एहसास हो चुका था कि बदले का ये काम उसे खुद ही पूरा करना पड़ेगा, इसलिए वो चुपके से वाइकिंग के घर के बाहर पहुंचा और दूर से निगरानी करने लगा। तभी उसे पता चला कि वाइकिंग का एक बेटा है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। उसने फौरन सोच लिया कि ये लड़का ही उसके मकसद को पूरा करने का जरिया बनेगा। दूसरी तरफ वाइकिंग को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने नेटिव अमेरिकन गैंग के सदस्य को मारकर एक बड़ी जंग को दावत दे दी है। इस जंग को टालने के लिए उसने अपने ही एक पुराने और वफादार गुंडे को बेरहमी से गोली मार दी और अपने लोगों से कहा कि इस लाश को माफी के तोहफे के तौर पर उस नेटिव अमेरिकन गैंग के पास भेज दिया जाए। तब वो लोग उसकी बात मान तो गए, लेकिन वाइकिंग के बगल में खड़ा उसका राइट हैंड मैन मन ही मन में काफी गुस्से में था, क्योंकि जिसे वाइकिंग ने अभी अभी मारा था वो उस बॉडीगार्ड का सबसे करीब दोस्त था। दोनों ने 2 साल और काम करने के बाद रिटायरमेंट लेकर घूमने के प्लान्स बनाए थे, लेकिन वाइकिंग ने उसको जान से मार दिया। खैर इसके थोड़ी देर बाद वाइकिंग का एक गुंडा एक बड़ा गिफ्ट बॉक्स लेकर नेटिव अमेरिकन गैंग के इलाके में पहुंचा।
उसने उस मौत के घाट उतारे गए गुंडे का सर निकाला और गैंग के लीडर के सामने रख दिया। उसने वाइकिंग का मैसेज सुनाया कि असली गुनहगार को मारा जा चुका है और अब वो दोनों पक्षों के बीच शांति चाहता है। ये सुनकर उस गैंग के लीडर ने उस गुंडे को अपने पास बुलाया, जैसे वो उसके कान में कुछ कहना चाहता हो, और तभी उसने कहा, मुझे बेटे के बदले एक बेटा चाहिए। अगले ही पल उस लीडर ने गोली चला दी और वाइकिंग के उस गुंडे का काम तमाम कर दिया। दूसरी तरफ कोक्समैन आखिरकार वाइकिंग के बेटे के स्कूल तक पहुंच गया, जहां से स्कूल की छुट्टी होते ही उसने लड़के को ढूंढा और ऐसा दिखावा किया जैसे वो उसके पिता का ही कोई आदमी हो जो उसे लेने आया है। लड़के ने देखा कि सूट पहना ये बुजुर्ग बुरा नहीं लग रहा था, इसलिए वो बिना किसी डर के कोक्समैन की कार में बैठ गया। तब कोक्समैन उसे अपने घर ले आया। अब तक वाइकिंग के बेटे को ये एहसास हो चुका था कि ये आदमी उसके पिता के लोगों में से नहीं है, और वो बिल्कुल नहीं डरा। इसके उलट वो काफी उत्सुक था, क्योंकि कोक्समैन ने उसे ना तो डराया और ना ही कोई तकलीफ दी। आगे रात को सोने के वक्त कोक्समैन ने उसे अपने बेटे का कमरा दे दिया। वो जाने ही वाला था कि वाइकिंग के बेटे ने उसे रुकने और एक कहानी सुनाने की जिद की। तब कोक्समैन के पास कोई कहानी तो नहीं थी, इसलिए उसने मजबूरन बर्फ साफ करने वाली गाड़ी की इंस्ट्रक्शन मैनुअल उठाई और वही पढ़कर सुनाने लगा। उस दौरान हैरत की बात यह थी कि वो लड़का बेहद ध्यान से उस टेक्निकल जानकारी को सुन रहा था। कोक्समैन काफी देर तक उसे वो मैनुअल पढ़कर सुनाता रहा, जिसके बाद जब वो लाइट बंद करने के लिए उठा तो लड़का अचानक उसकी बाहों में झुक गया। शायद उस मासूम ने इस अनजान आदमी में वो पिता जैसा प्यार महसूस किया था, जो उसे अपने सगे बाप से कभी नहीं मिला। उस पल कोक्समैन का दिल अजीब कश्मकश में डूब गया। उसका अपना बेटा मर चुका था, लेकिन उसके दुश्मन का बेटा उसकी बाहों में था, जो उसे अपने ही बेटे की याद दिला रहा था। इसी बीच वाइकिंग अपने बेटे को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा था। वो स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा, जिसने खुलासा किया कि बर्फ हटाने वाला कोक्समैन ही उसके बेटे को लेकर गया है। तभी वाइकिंग को अचानक होश आया कि दुनिया में एक और कोक्समैन मौजूद है, और ये वही शख्स है जो वाकई उसकी जान लेना चाहता है। उस सिक्योरिटी गार्ड ने यह खबर देने के बदले $100 की मांग की, पर वाइकिंग उसकी बात ना सुनकर बिना वक्त गवाए अपने साथियों के साथ कोक्समैन के घर के सामने पहुंचा। वहां जब वो कोक्समैन के घर में दाखिल हुए तो वहां सन्नाटा था। हालांकि वहां वाइकिंग के बेटे का बैग था, मगर कोक्समैन उस बच्चे को लेकर वहां से जा चुका था। तभी कोक्समैन के राइट हैंड को दराज में एक पुरानी तस्वीर मिली, जिस पर पार्किंग लॉट का पता लिखा था, जिसका मतलब कोक्समैन पक्का वही होगा। इसलिए वाइकिंग तुरंत बिना वक्त गवाए उस पार्किंग लॉट की तरफ जाने लगा, मगर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पीठ पीछे उसका राइट हैंड मैन वाइकिंग की फील्डिंग सेट करने वाला है। उसने चुपके से नेटिव अमेरिकन को फोन करके वाइकिंग की लोकेशन बता दी थी, क्योंकि वो हर हाल में अपने दोस्त की मौत का बदला चाहता था। उधर पहाड़ की चोटी पर कोक्समैन बड़ी बेसब्री से वाइकिंग का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी स्नाइपर राइफल की दूरबीन से दुश्मन के काफिले को आते देखा और समझ गया कि अब एक भयानक जंग शुरू होने वाली है। उसने तुरंत लड़के को दूसरी मंजिल पर एक स्टील की अलमारी में छुपा दिया और खुद अपने गाड़ी के नीचे बनी एक सुरंग में दुबक कर दुश्मन के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में वाइकिंग का काफिला पार्किंग के गेट पर आ पहुंचा। गाड़ी के नीचे छुपे कोक्समैन ने अपनी बंदूक उस दुश्मन पर तान दी जिसने उसके बेटे की जान ली थी। लेकिन जैसे ही वो घोड़ा दबाने वाला था, अचानक एक बंदूक की नाली उसकी कनपट्टी पर अटकी। खुलासा हुआ कि वाइकिंग के लोगों को उसकी मौजूदगी का पहले ही पता चल गया था। तब वो लोग कोक्समैन को पकड़कर सीधा वाइकिंग के सामने ले आए, और जब वाइकिंग उससे अपने बेटे के बारे में पूछताछ करने लगा, तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीछे बर्फीली सड़क पर मौत का एक और काफिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। और कुछ ही देर में उनके वहां आते ही दोनों बड़े गैंग के बीच अचानक एक भयानक शूट आउट शुरू हो गया। हालात बिगड़ते देख कोक्समैन तुरंत एक कार के पीछे छुप गया ताकि अपनी जान बचा सके। पार्किंग के सामने वाली ये लड़ाई बेहद खूनी थी। नेटिव अमेरिकन गैंग का लीडर बिना हिले डुले अपनी कार में बैठा रहा और तबाही का मंजर देखता रहा। जब उसने देखा कि दोनों तरफ के लगभग सारे गुंडे खत्म हो चुके हैं, तब आखिरकार उसने कार का दरवाजा खोला। उसने वाइकिंग की तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी, क्योंकि वो उस दरिंदे को अपने ही हाथों से मौत की नींद सुलाना चाहता था। तब वाइकिंग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। इसी बीच मौका पाकर कोक्समैन गोदाम की तरफ भागा, जहां से उसने अपनी भारी भरकम गाड़ी निकाली और सीधा वाइकिंग का रास्ता रोकते हुए उसकी कार से टकरा दी। जिसके बाद उसने एक पेड़ काटने वाले ट्रैक्टर पर सवार होके एक भारी भरकम पेड़ को वाइकिंग की कार पे गिरा दिया। लेकिन किस्मत से अभी वाइकिंग जिंदा था। तभी एक गोली उसके सीने के आर पार हो गई, जो कि नेटिव अमेरिकन गैंग के लीडर ने चलाई
थी। तब कोक्समैन भी वाइकिंग को मरा हुआ देखकर बर्फ हटाने वाली गाड़ी को लेकर वहां से जाने लगा, पर तभी अचानक नेटिव अमेरिकन गैंग का लीडर भी उसकी गाड़ी में आ गया, जिसने अपनी बंदूक नीचे रख दी और दोनों खामोशी से उस बर्फीली राहों पर आगे की तरफ निकल पड़े। और फिलहाल अब अपने बेटे की मौत का बदला लेने के बाद कोक्समैन की जिंदगी की वो बर्फीली जंग अब खत्म हो चुकी थी। वहीं अंत में दुश्मन का खात्मा करके वो नेटिव अमेरिकन लीडर के साथ एक अनजान मंजिल की तरफ निकल पड़ा। भले ही उसने कातिल को मौत के घाट उतार दिया था, पर उसके दिल में अपने बेटे को खोने का सन्नाटा हमेशा के लिए घर कर गया था। लेकिन दोस्तों, बदले की आग तब और भी भयानक हो जाती है जब इंसान के पास दुश्मनों को ललकारने के लिए अल्फाज तक ना बचे। सोचिए एक ऐसे बाप के बारे में जो अपनी आंखों के सामने अपने मासूम बेटे को दम तोड़ते हुए देखता है और उस गम में उसकी आवाज हमेशा के लिए छीन ली जाती है। हमारी अगली कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे ही दहशत भरे मंजर से होती है, जहां ब्रायन नाम का एक शख्स सड़कों पर अपनी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि मौत से आंख मिलाने के लिए भाग रहा था। यहाँ कोई बर्फीली पहाड़ियां नहीं बल्कि शहर की वो गलियां हैं जहाँ गैंग वॉर की गोलियों ने एक ब्रायन नाम के आदमी से उसके बेटे को छीन लिया, जिसके बाद ब्रायन के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा सिवाय उस खामोश गुस्से के जो पूरे गैंगस्टर सिंडिकेट को जला कर रख देगा। खैर, ब्रायन के इस बदले की आग की पूरी कहानी को देखने के लिए राइट हैंड साइड पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें और अगर कुछ नया देखना है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें। खैर, मैं चला आपके लिए एक नई और मजेदार वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।